नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। रतन टाटा के निधन से पूरा देश के लोग दुखी हैं। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रतन टाटा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रतन टाटा भारतीय जगत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक सम्मानित उद्योगपति थे। उन्होंने कहा कि टाटा समूह का नेतृत्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व उस समय संभाला जब टाटा समूह को कई बदलावों की ज़रूरत थी। वहीं उन्होंने कहा कि टाटा समूह के लिए रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। 119वें वार्षिक सत्र में आप सभी को मिलकर साथ अर्थ में बहुत बहुत आनंद और हर्ष होता है। मित्रों, आज मैं आपका पूरी टीम के साथ मंच पर बैठा हूं। श्री संजीव अग्रवाल जी, हेमंत जी, राजीव जी, रंजीत जी और ये पूरा सभागार खींचोखींच आप लोगों के मन से वार्षिक सत्र में आने से भरा हुआ है। मेरे मन में भी था लंबी बातचीत करेंगे, मगर जैसा आप सब जानते हैं, कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहां मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन, इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। मित्रों, आज राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान नालंदा जिले के बिहार शरीफ मुख्य डाकघर में भी डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान डाक विभाग के अधीक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि डाक विभाग लगातार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। वहीं डाक विभाग द्वारा दी जा रही सुकन्या योजना जैसी सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। इस दौरान रैली भी निकाली गई। इतना ही नहीं, जिले के 12 स्थान पर डाक चौपाल लगाया जा रहा है, जहाँ ग्राहकों को रूबरू कराया जा रहा है।
आज हम लोग पूरे विश्व में विश्व डाक दिवस मना रहे हैं। 9 अक्टूबर को विश्व वर्ल्ड पोस्टल डे है और उसका भी खासियत ये है कि ये 150वां वर्षगांठ है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पूरा देश मेरा राष्ट्रीय डाक सप्ताह 7 तारीख से लेकर 11 अक्टूबर तक मना रहा है। उसी संदर्भ में आज ये तीसरा दिन है जो हम वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हमारा एक आज सुबह में प्रभात रैली निकाला गई थी। उसका नाम था पोस्टाथन वाल रिले, और उसमें मेरा हमको संदेश देना था कि फिट पोस्ट फिट इंडिया के तहत हम लोग आज ये सुबह में प्रभात रैली निकाल रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम है कि हम लोग एक पेड़ माँ के नाम से सभी डाक कर्मी मेरे अपना अपना जो सरकारी कार्यालय हो या अगर सरकारी कार्यालय से बाहर हो, ब्रांच ऑफिस जो शाखा डाकघर हैं उसके अगल बगल भी 2 पेड़ सभी को लगाने का आह्वान किया गया, निर्देश दिया गया। और उसके तहत हमारे पूरे नालंदा डिवीज़न में हमारा 350 से ज़्यादा शाखा है, वो सब लोग आज एक पेड़ माँ के नाम से लगाएंगे। तो इससे मेरा इन्वायरमेंट अच्छा होगा और ये डाक विभाग के सौजन्य से आज वर्ल्ड पोस्टल डे पर ये आयोजन किया जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि विश्व में शारदीय नवरात्रि की धूम है और देश भर के भक्त अपने अपने तरीके से भक्ति और शक्ति के अनुरूप माँ की आराधना में लीन हैं और माँ सबको आशीर्वाद देती हैं। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के मीना बाजार हनुमान मंदिर में 1501 कलश का स्थापना किया गया है। यहाँ एक साथ 1501 कलश का सामूहिक पूजन किया जाता है। जी, इतने कलश देख रहे हैं मंदिर में, क्या है, क्या कारण है, कितने कलश है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या मतलब इसके पीछे मंशा क्या है, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले तो रउआ के जय श्री राम, जय हो माई। अरे वह चैनल से जुड़ल जितना लोग बा वो सब लोग के माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त हो, प्यार बरसो, कृपा बरसो। यहाँ के परंपरा बा, मंदिर बहुत पुरान बा, तो परंपरा रहे जे केकरो कोनो मनोकामना रहे तो ले आके एगो कलसा अपन रख देवे लोग, आ कलसा रख के कह देवे कि हमारा बेटा चाहिए, हमारा बीमारी बा, हमारा ये बा वो बा, माने मान्यता के अनुसार, मान्यता के अनुसार फिर जरी से चले। मोतिहारी के राजेंद्र नगर भवन में महिला और बाल विकास निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डीएम सौरभ जोरवाल, डीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कविता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में जिले में टॉप करने वाली बेटियों को डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर और टैब देकर सम्मानित किया। इस्कॉन मंदिर से जुड़े मामले पर तेज प्रताप लगातार हमलावर हैं। पटना इस्कॉन मंदिर की बात कर रहे हैं। पटना इस्कॉन मंदिर से जुड़े मामले पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिछले साल भी हमने इस मुद्दे को रखा था कि किस तरह से इस्कॉन मंदिर में शोषण किया जा रहा है। मंदिर में रहकर कृष्ण कृपादास भगवान के पीछे रहकर चंदन और तिलक लगाने का ढोंग करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब इस मुद्दे को उठाया गया तो इस्कॉन मंदिर में अध्यात्म के बारे में सीखने वाले लड़कों पर लाठीचार्ज करवाने का काम कृष्ण कृपादास ने किया, जो निंदनीय है। देखिए, पिछले साल हमने इस मुद्दा को रखा था और कि किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में शोषण हो रहा है, और 8 साल के बच्चे के साथ भी हुआ था, मैंने रखा था, और आज सामने आ गया, वीडियो आ गया। तो ये मंदिर में रह करके कृष्ण कृपादास जिस तरीके से ये काम कर रहा है, भगवान को आड़ में ला करके और खुद चंदन तिलक लगाने का ढोंग करता है, तो हम ये कहना चाहेंगे, इसके साथ सारे लोग पूरे इस्कॉन के जितने लोग हैं सब लिप्त हैं। और इसी मुद्दा को जब उठाया गया तो यूथ के जो लड़के होते हैं इस्कॉन में, जो नए नए सीखते हैं, कॉलेज से स्कूल से जो जाते हैं, भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में जो जानने का काम करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कृष्ण कृपादास ने कराने का काम किया। ये निंदनीय है। और हम ये जीवीसी जो होता है, उन लोग का हेड होता है, गवर्नर बॉडी होता है जीवीसी, जो कि मायापुर में बैठता है, तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं और उन लोग को हम कॉल भी करेंगे और
अपने पत्र के माध्यम से उनको पत्र भी लिख करके हम भेजना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ रहेगा माहौल पूरे तरीके से खराब करके रखेगा। न ढंग से पूजा हो पा रहा है, न कोई भक्त जा पाएगा मंदिर में, और खासकर लड़कियों के लिए इस्कॉन मंदिर जो है वो सुरक्षित नहीं है। पहले भी आरोप लगे हैं, पहले भी पॉस्को एक्ट लग चुका है और लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। हमने इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, जब पिछले बार जो हमने उठाया था इस मुद्दा को, तो हम इस्कॉन के जो महाराज हैं, गोपाल महाराज जो है आज इस दुनिया में नहीं है, वो उनको भी हमने ये कहा था ईस्ट ऑफ कैलाश में जब वो हमसे मिले थे तो इस्कॉन मंदिर में, तो हमने इस बात को रखा था कि धर्म के आड़ में कुकर्म जो ये आदमी कर रहा है इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसको इस्कॉन से बाहर किया जाए। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि देश की जनता विकास और काम के आधार पर मतदान कर रही है। हरियाणा का परिणाम दिखाता है कि जो लोग समाज में दबंगई दिखाते हैं उनके खिलाफ मतदान हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ सब एकत्रित हो गए हैं और बिहार में भी ऐसा ही होगा। देश की जनता पूरी तरह विकास और काम पर जो है वोट कर रही है, और ये जो हरियाणा का रिजल्ट हुआ है इसका इंडिकेशन क्या है? सबसे बड़ा इंडिकेशन है जो दबंगता दिखाते हैं समाज में लोग, उनके खिलाफ वोट है। जिनको लगता है कि हम वोट लेकर के थाना ब्लॉक पे चढ़ जाएंगे, लोग को डराएंगे, धमकाएंगे, दहशत की राजनीति करेंगे, जो 15 साल बिहार ने देखा, उसके खिलाफ मत है। सब लोग इकट्ठा हो गया ऐसे लोगों के खिलाफ। अब बिहार में भी यही होगा। खेल से खबर है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA ने 2024-25 के लिए रणजी टीम की घोषणा कर दी है। टीम का कमान ईशान किशन को सौंपी गई है। इससे पहले बूची बाबू टूर्नामेंट में भी ईशान की कप्तानी में टीम खेली थी। बता दें कि रणजी ट्रॉफी के 2024-25 सत्र में झारखंड एलिट ग्रुप डी में असम, रेलवे, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के साथ है। प्रतियोगिता की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और झारखंड का पहला मुकाबला असम के साथ होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की जीतने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें बहुमत मिला तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर बेरोजगारी और बदहाली है। वहीं उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं तो चाहूँगा कि वह सीएम बने, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी की बैठक में ही होगा। लोगों ने भारी मतदान देके नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना एतमाद दिया है, तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुमत दी है, मगर साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है, बदहाली है। मैं जम्मू के बारे में आपको बताऊं, मैं गया था जहां इनने बड़ी बहुमत से इनको वोट दिया है, मगर जम्मू की सड़कें देखिए आप, उस शहर की कहीं बत्ती नहीं जल रही थी। ये हाल है जम्मू का। जम्मू तो इनके, जिस तरह कायदे आजम कहते थे ना, कश्मीर मेरी जेब में है, बीजेपी ये समझती है कि जम्मू हमारी जेब में है। अल्लाह करे कि जम्मू के लोग ये समझ जाएं कि अगर उनकी जेब में आपने रहना है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। तो क्या उमर साहब भी अभी सीएम बनेंगे? जनाब, मैं तो चाहूंगा कि वो बने। फाइनल फैसला जब पार्टी की मीटिंग हुई वो होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई और हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास की जो नीतियां रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यह उसकी जीत है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को बहुत बधाई देती हूं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है, वहां भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा में हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और ये हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है। उनके सरकार की गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास की जो नीतियां रही, ये उसकी जीत है। मैं अपना दल की ओर से हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां पर भी लोकतंत्र की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में धारा 370 लगने के बाद ये पहला चुनाव था और पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से पूरे लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया का संपन्न होना और जम्मू कश्मीर के मतदाता का बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना, ये अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती का बहुत बड़ा संकेत है और आगे लोकतंत्र की ये प्रक्रिया और मजबूत हो। सहयोगी दल ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत होने के साथ साथ उस क्षेत्र की जो परिदृश्य है वो बदले, वहां पर विकास हो, लोगों के जीवन में बदलाव हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। मैम, जरूरी सवाल, कांग्रेस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेता हूँ, वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं जो हरियाणा में आया है रिजल्ट। साथ ही ईवीएम को लेकर भी कहा गया और ये भी कहा गया कि ये तंत्र की जीत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को लेकर क्या ही कहा जाए। आप लोकतंत्र में हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, 5 दशक तक देश में शासन किया है। जनादेश को तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है, हमें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, हमारे अनुरूप हो या हमारे अनुरूप ना हो। जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होता है। आप लाख ईवीएम को कोसें, लेकिन सही बात यह है कि पार्टी की अपनी अंतर्कलह, हुड्डा जी और शैलजा जी के बीच में जो आपसी मतभेद थे, शैलजा जी का जिस तरीके से पार्टी में अपमान हो रहा था, और आप देखिए ना, आज खुलकर वो अंतर्कलह बाहर आ गई है। आज सुरजेवाला जी भी कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में उनकी सुनी नहीं गई। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो अपनी अंतर्कलह है, इसका चुनाव में नुकसान हुआ है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। 29 विधायकों के साथ बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। यह अब तक का बीजेपी का जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। 29 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ये अब तक का भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 29 विधायकों के साथ शानदार जीत हासिल की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत, जो वोट शेयर है, वो सभी राजनीतिक दलों से ज्यादा मत प्रतिशत है। वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरकर सामने आई है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर अपना सहयोग दिया है, बीजेपी को सपोर्ट किया है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और रामबन हो या रजौरी, पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन जनता ने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जनता
की भलाई के लिए मोदी सरकार ने जो कार्य किए, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता जिनके वो प्रतिनिधि हैं, यहां की बुलंद आवाज बनकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कार्य करेंगे और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में हल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो बीजेपी है सरकार का दावा अब नहीं कर रही है, आप अपोजिशन में बैठेंगे? चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी शानदार जीत हुई है, परंतु कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर में जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया था, और हमारे कुछ लाइक माइंडेड हमारे मित्र दल, सहयोगी दल, वो कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कश्मीर में नहीं कर पाए, जिसके चलते जिस प्रकार के समीकरण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही थी, उसमें थोड़ा कश्मीर घाटी में निर्दलीय और बीजेपी के मित्र दलों की जो वहां की परफॉर्मेंस के आधार पर अभी मुझे लगता है कि इस प्रकार का विषय नहीं सामने आ रहा है। जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगा, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जैसे हमेशा चुनी हुई सरकारों का सहयोग किया है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली नई सरकार और नए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर, लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर काम करेंगे और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करेंगे। झारखंड के गोड्डा निवासियों को सौगात मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने दिल्ली से झारखंड के गोड्डा तक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह ट्रेन दिल्ली से झारखंड के गोड्डा तक जाएगी। त्योहारों के समय में एक और ट्रेन की शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है और उन्होंने कहा कि हमें इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का मौका मिला है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह गोड्डा जाने वाली 14वीं ट्रेन है, यह सबसे उपयोगी ट्रेन है। ये एक ट्रेन जो दिल्ली से झारखंड के गोड्डा तक जाएगी, झारखंड के आमूल चूल डेवलपमेंट के आधार पे कैसे विकास के पटरियां बिछानी है, उसका एक और एग्जाम्पल सेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन इस ट्रेन के साथ एक बड़ी खासियत है कि जब छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली सब कुछ सर पे है, तभी एक और नई ट्रेन का शुरुआत करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैन तीर्थंकर जहां पे 23 जैन तीर्थंकर जिस जगह पे निर्माण को प्राप्त हुए, उस संवेद शिखर जी, पार्श्वनाथ जी जाने का ये इतिहास में पहली बार ट्रेन सीधे गिरिडीह तक जाएगी। ये सब महत्व को देखते हुए ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है कि मैं जहां का रहने वाला हूं, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, डायरेक्ट ये ट्रेन जोड़ेगी। आज उस ट्रेन को हमें हरी झंडी दिखाने का मौका मिला निशिकांत दुबे जी के प्रयास से। और इधर दिल्ली में हम लोग तो दिल्ली से लेकर के गोड्डा और भभुआ रोड, गिरिडीह, पार्श्वनाथ सबको जोड़ने वाली इस ट्रेन के लिए नरेंद्र मोदी जी का और अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गोड्डा जहाँ की ये ट्रेन गई, ये गोड्डा जाने वाली 14वीं ट्रेन है। आजादी के 75 साल बाद पहली बार गोड्डा ट्रेन पहुंची 2021 में। उस ट्रेन को देखने के लिए 1 लाख लोग जो है रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। मतलब आजादी के बाद भी ट्रेन नहीं मिला, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोड्डा ट्रेन दी। लेकिन इस ट्रेन में जो 2-3 चीजें हैं, एक बड़ी बात जो गिरिडीह स्टेशन है, जहाँ की संवेद शिखर जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है, वहां आप समझें कि 1871 में स्टेशन बना, उसके बाद भी वहां लंबी दूरी की कोई ट्रेन नहीं थी।
ये एक ट्रेन है जो 150 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिरिडीह के लिए दी। देवघर जहां की 5 करोड़ लोग पूजा करने जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है, वहां सप्ताह में केवल 6 दिन ट्रेन था। ये 7वां दिन बुधवार को जो है देवघर के लिए ट्रेन है। तो इस ट्रेन का इसके बाद गया जिसको जाना है पिंडदान करने के लिए, पूरे दुनिया के हिंदू वहां जाते हैं, उससे जुड़ा होगा, विश्वनाथ के साथ जुड़ा होगा। तो सारे ज्योतिर्लिंग कम से कम आप समझिए कि 2 ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ और विश्वनाथ एक दूसरे से जुड़ेगा, बासुकीनाथ जुड़ेगा, राजरप्पा जिनको पूजा करना है शक्तिपीठ है वो जुड़ेगा। इसके बाद जो है जिनको तारापीठ पूजा करना है उसके लिए जो है ये सुविधा हो गई। तो मुझे लगता है कि अपने आप में जिनको कुंभ अभी प्रयागराज का कुंभ होने वाला है, तो मुझे लगता है कि सबसे उपयोगी ट्रेन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इतने वर्ष बाद जो पिछड़े क्षेत्र के विकास का मिशन पूर्वोदय है उसको रेल मंत्री ने पूरा किया। हम दोनों के प्रति आभारी हैं। झारखंड के लिए जो ट्रेन आपने रवानगी की है, क्या जेएमएम पार्टी की चुनाव में रवानगी होने वाली झारखंड से? अभी आपने सहरसा में पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अतिथि गृह के परिसर में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत को लेकर पटाखा फोड़कर अबीर गुलाल लगाया और जश्न मनाया। इस जश्न समारोह में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा, पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन झा सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। जश्न मनाने के बाद पीएचईडी मंत्री ने कहा कि हरियाणा में जिस तरह से जीत हुई है इससे पूरे देश में जश्न का माहौल। देखिए, हरियाणा की जो जीत हुई है इसको लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है और लगातार ये जश्न अभी चलता रहेगा। और आज हम लोग यहाँ पे पूरी पार्टी के साथ, पूरे एनडीए के अपने नेताओं के साथ, माननीय मंत्री हमारे रत्नेश सादा जी है, हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक सब मंत्री, पूर्व मंत्री हमारे आलोक रंजन जी हैं, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव जी हैं, सब मिलकर के पूरा एनडीए हम लोग जश्न मना रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा जश्न आजादी के बाद मुझे लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने वाला अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और पूरे देश में इसका जश्न का माहौल है और इसका असर आने वाले अगले चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसकी गारंटी है। इसी को लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल। अमरोहा के रहने वाले चित्रकार देश भर में समसामयिक घटनाओं पर चित्रकारी करके संदेश तो ज़रूर देते हैं और दुख भरी घटनाओं पर भी शोक के समय दुख प्रकट करते हैं। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कोयले से दीवार पर चित्रकार जुहैब खान ने उनका 8 फीट का चित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि बुधवार करीब 12:30 बजे देश के उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई के निजी अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके निधन की सूचना जैसे ही देशवासियों को लगी तो देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। देश के राजनेताओं ने भी दुख प्रकट किया है। मेरा नाम जुहैब खान अमरोही है। मैं एक चित्रकार हूं और उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूं। मैं कोयले से दीवार पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूं क्योंकि आज रतन टाटा जी के देहांत हुआ है। उस संबंध में मैंने एक शोक में कोयले से एक 8 फीट की तस्वीर तैयार की है जिसमें उन्हें अलविदा कहा है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आगे बढ़ेंगे। खबर गाजीपुर से है जहां पुलिस और आबकारी टीम ने 4 लाख के अवैध शराब पकड़ी है। इस दौरान पुलिस ने 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस और आबकारी टीम ने भंवरकोल थाना क्षेत्र के लोहारपुर गांव से तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से एसयूवी कार में लदे अवैध शराब की खेप पकड़ी गई। पकड़े गए अवैध शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर अवैध शराब की ये खेप बिहार ले जा रहे थे। अवगत कराना है कि दिनांक 9/10/2024 को एसओ भावरकोल रात्रि में क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि एसओ भावरकोल को सूचना मिली कि एक ब्लैक XUV 500 जो कि HR नंबर की है उसके माध्यम से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बिहार ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसओ भावरकोल के द्वारा थाना भावरकोल क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम लोहारपुर में जांगीवीर घाट से उस ब्लैक XUV 500 को बरामद किया गया और उस कार से करीब 691 लीटर अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत करीब 4,04,000 रुपये होगी वो भी बरामद की गई। मौके से कुल 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में थाना भावरकोल में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।